हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? पढ़ाई कर रहे हैं आप लोग? पढ़ाई करते रहिए। ओके। संघर्ष ही जीवन है। आप संघर्ष करेंगे तभी आप सफलता की तरफ आगे बढ़ेंगे। ओके, तो चलिए हम लोग आज का करंट अफेयर से स्टार्ट करते हैं। आज का डेट क्या है? 28 में 2024। बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, लास्ट तक जरूर देखिएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 28 में 2024 करेंट अफेयर। ओके, पहला करंट अफेयर्स है। करंट अफेयर है वो आईपीएल से रिलेटेड है। अभी आईपीएल का टूर्नामेंट हुआ। ओके, अभी एक टीम जीत गई। ओके, हमको लगा कि बहुत इंटरेस्टिंग मैच होगा। ओके, बट ऐसा इतना इंटरेस्टिंग हुआ नहीं, क्योंकि एक टीम ने बहुत ज्यादा मेहनत कर दिया, तो दूसरी टीम जो है बहुत जल्दी हार गई। तो उसके बारे में जानते हैं, क्योंकि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। देखते हैं। ओके ओके, आईपीएल 2024 टाइटल किसने जीता है? आप सभी को पता है। 2024 टाइटल किसने जीता है? किसने जीता है? कोलकाता नाइट राइडर्स ने। ओके, ओके, किसको हराया है? सनराइजर्स हैदराबाद डिफीटेड सनराइजर्स हैदराबाद। अब सनराइजर्स हैदराबाद ने पहली पहली बैटिंग की और 140 रन बनाए, और कोलकाता नाइट राइडर्स ने 10.3 ओवर में दो विकेट खोकर 10.3 ओवर में दो विकेट खोकर जीत अपने नाम कर लिया। ओके, और कोलकाता नाइट राइडर्स ने तीसरी बार जीता है आईपीएल टाइटल का। ओके, आईपीएल टाइटल 2012 में जीता था, 2014 में और 2024 में जीता था। हमको लगा बहुत इंटरेस्टिंग होगा, बट 114 रन बना पाई। और उससे पहले क्या था, सनराइजर्स हैदराबाद कभी 200 कभी 250, ओके, इसे बना रही थी, पर फाइनल मैच में 114 रन बना पाई। अब सबसे ज्यादा बार आईपीएल कौन जीता है? मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग ने। मुंबई इंडियंस कितनी बार जीती है आईपीएल? 5 टाइम्स। और चेन्नई सुपर किंग 5 टाइम्स। लास्ट टाइम कौन जीता था 2023 का टाइटल? 2023 का टाइटल कौन जीता था? चेन्नई सुपर किंग। ओके, 2000 का टाइटल चेन्नई सुपर किंग ने जीता था। किसको हराया था? गुजरात टाइटन को। गुजरात टाइटन को हराया था। और 2022 में कौन जीता था? गुजरात टाइटन ने जीता था। तो उसके कैप्टन कौन थे? हार्दिक पांड्या। तो उनको लगा कि हार्दिक पांड्या, तो मुंबई इंडियंस को लगा कि हार्दिक पांड्या ने 2022 में गुजरात टाइटन को जिता दिया, और 2023 में फाइनल पहुंच गए, इसलिए मुंबई इंडियंस को कैप्टन बना दिया और उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया पूरा। ओके, समझ में आ गया? इतना है। और बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, ये कौन सा एडिशन था जो आईपीएल हुआ है? ये कौन सा एडिशन था? एक 17th एडिशन था। 17th एडिशन। ओके, और पहली बार कब हुआ था? 2008। जो पहला एडिशन था आईपीएल का 2008 में हुआ था। कौन जीता था उसे? ओके, राजस्थान रॉयल्स ने जीता था। इसको ध्यान दीजिएगा। ओके, और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, इस साल का जो फेयर प्ले अवार्ड है, ओके, किसको मिला था? सनराइजर्स हैदराबाद को। सनराइजर्स हैदराबाद को फेयर प्ले अवार्ड मिला था। सनराइजर्स हैदराबाद को। ओके, और इमर्जिंग प्लेयर किसको मिला था? इमर्जिंग प्लेयर, ओके, ऑफ दिस सीजन आईपीएल 2024 किसको मिला था? नितिन कुमार रेड्डी। नितिन कुमार रेड्डी। ओके, ये कहाँ के थे? किस टीम से खेल रहे थे? सनराइजर्स हैदराबाद टीम से खेल रहे थे।
और ऑरेंज कैप किसको मिला है? सबसे ज्यादा रन कौन बनाया है? वन एंड ओनली विराट कोहली। विराट कोहली को मिला है। और पर्पल कैप, पर्पल कैप किसको मिला है? हर्षल पटेल को। इन्होंने 24 विकेट्स लिए हैं। ओके, पंजाब किंग्स के खिलाड़ी हैं ये। और विराट कोहली कितने रन बनाए थे इस आईपीएल में? 741 रन। उसके बावजूद भी बैंगलोर जीत नहीं पाई। ओके, तो सबसे ज्यादा बार कौन जीता है? मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग ने 5 बार जीता है। लास्ट टाइम चेन्नई सुपर किंग ने जीता है। इसको नोट डाउन कर लीजिए, हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी संडे को ही खत्म हुआ है आईपीएल 17th एडिशन। अब टोटल कितने मैच हुए थे 17th एडिशन में? 74 मैच हुए थे, 74 मैच। ओके, समझ में आ गया? आप लोगों को भी लगा होगा बड़ा इंटरेस्टिंग मैच है, इंटरेस्टिंग हुआ नहीं तो क्या कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है इंडिया फर्स्ट गवर्नमेंट एआई एंकर। इंडिया का जो पहला गवर्नमेंट आर्टिफिशियल एंकर लॉन्च किया गया है। अब मतलब ध्यान दीजिएगा, पहले भी आर्टिफिशियल एंकर लॉन्च हो गया है, परंतु वो गवर्नमेंट नहीं, ये पहली बार है इंडिया का पहला गवर्नमेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंकर लॉन्च किया गया है। कौन लॉन्च किया है? डीडी किसान ने, दूरदर्शन किसान ने लॉन्च किया। उसका नाम क्या है? ये इंपॉर्टेंट हमारे लिए। इंडिया फर्स्ट गवर्नमेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट एंकर। ओके, लॉन्च्ड बाय डीडी किसान। डीडी किसान द्वारा लॉन्च किया गया है, दूरदर्शन किसान द्वारा। उनका नाम क्या है? कृषि कृषि ओके, क्रिस क्रिस एंड भूमि। क्रिस एंड भूमि। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंकर है उनका नाम क्या है? क्रिस एंड भूमि। इसको लॉन्च करने का मतलब क्या है? अब ये क्या होगा? 24/7 इंफॉर्मेशन देंगे। 24/7 जो है क्या करेंगे? इंफॉर्मेशन देंगे। किस चीज के बारे में? अब वेदर कैसा है, ओके, वेदर के बारे में देंगे, मार्केट प्राइस के बारे में देंगे, जो भी रिसर्च और डेवलपमेंट हो रहे हैं उनके बारे में देंगे कि आप यह सीड्स लगाओ, ओके, आप यह प्लांट मतलब यह क्रॉप्स को आप प्लांट करो। इस टाइप्स के पूरे इंफॉर्मेशन जो है 24/7 क्या करेंगे? जो क्रिस और भूमि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंकर है वह इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। पहले भी जो डीडी किसान था वो क्या करता था? जो एग्रीकल्चर कम्युनिटी है उनको इंफॉर्मेशन देता था, परंतु उसका एक टाइम लिमिट होता था। अब क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंकर की हेल्प से 24/7 पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन देंगे। और उसके साथ साथ क्या है? जो ये इंफॉर्मेशन दिया जाएगा ना, वो 50 लैंग्वेज से अधिक इंफॉर्मेशन दिया जाएगा। 50 लैंग्वेज से अधिक में इंफॉर्मेशन दिया जाएगा, मतलब इंडिया के हर स्टेट के लैंग्वेज में इंफॉर्मेशन दिया जाएगा। ओके, इवन स्टेट के अंदर जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं उसमें भी इंफॉर्मेशन दिया जाएगा। अगर कोई भी किसान समझना चाहता है तो आराम से समझ सकता है और इस न्यूज को देखकर कुछ नया कर सकता है, जिससे उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ सकती है। किसी भी तरीके से गवर्नमेंट उनकी किसानों की हेल्प करना चाहती है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंकर क्रिस और भूमि की हेल्प से। और जब गवर्नमेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंकर है, ये हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको ध्यान दीजिएगा। ओके, अब जो ये इंफॉर्मेशन देंगे मोर देन 50 लैंग्वेज में। समझ में आ गया? ऑब्जेक्टिव क्या है इनका? ऑब्जेक्टिव आपको पता है, सिंपल सा है,
जो एग्रीकल्चर कम्युनिटी है उनको सपोर्ट करना, उनको इन्फॉर्मेशन देना, टेक्निकल इन्फॉर्मेशन देना, रिसर्च के बारे में इन्फॉर्मेशन देना, सब कुछ के बारे में इन्फॉर्मेशन देना। ओके, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड टू एग्रीकल्चरल कम्युनिटी। समझ में आ गया? ओके, तो एग्जाम में पूछा जा सकता है क्रिस और भूमि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस चैनल ने लॉन्च किया है? ओके, तो कौन लॉन्च किया है? डीडी किसान। तो जिससे किसानों की सहायता हो जाएगी, उनको पता चलेगा कि यहाँ पे मौसम किस तरीके का रहने वाला है और कौन सा सीड मार्केट में आया हुआ है और कौन से प्रोडक्ट जैसे व्हीट है, राइस है, उसका जो प्राइस है मार्केट में क्या है, उसके अनुसार वो अपना बेच सकते हैं और जिससे उनको इकोनॉमिकली किसानों को फायदा होगा। समझ में आ गया? पक्का। नेक्स्ट न्यूज है मिशन किसान। मिशन किसान, यह अभी मिशन किसान किसान जो है लॉन्च किया गया है। अब ये मिशन किसान किससे रिलेटेड है? अब चार ऑप्शन दे देगा, अब पूछ लेगा। यह रिलेटेड है वन नेशन वन एयर स्पेस से। वन नेशन वन एयर स्पेस। ओके, वन एयर स्पेस। इससे पहले इसको लॉन्च करने की जरूरत क्या पड़ी? इससे पहले कंट्री के अंदर चार इंफॉर्मेशन में फोर एयरफील्ड इंफॉर्मेशन जोन था, फोर एयरफील्ड इंफॉर्मेशन जोन था और एक सब एयरफील्ड इंफॉर्मेशन जोन था। कौन कौन से थे? फोर, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और दिल्ली। ये चार इंफॉर्मेशन जोन थे और उसके बाद एक सब इंफॉर्मेशन जोन था गुवाहाटी। अब प्रॉब्लम क्या होती थी? जो ट्रैफिक एयर स्पेस का जो ट्रैफिक मैनेजमेंट का जो प्रॉब्लम था वो प्रॉब्लम, क्योंकि इन चारों में तालमेल बैठ नहीं पाता सही से, प्रॉपर तरीके से, इसलिए जो ट्रैफिक मैनेज किया जाता था वो सही से नहीं हो पाता था। इसलिए गवर्नमेंट को लगा कि जो चारों हैं इनको क्या कर दिया जाए, एक में मिलाकर एक एयर स्पेस बना दिया जाए पूरे देश के लिए, जिससे कि ट्रैफिक मैनेजमेंट प्रॉपर तरीके से किया जा सके और इंफॉर्मेशन को प्रॉपर तरीके से प्रोवाइड किया जा सके। समझ में आ गया? इसलिए उन्होंने एक योजना लॉन्च की, उसका नाम क्या है? मिशन किसान। उसके तहत क्या? वन नेशन वन एयर स्पेस। अगर वन नेशन वन एयर स्पेस होगा तो प्रॉपर तरीके से ट्रैफिक मैनेजमेंट किया जा सकता है। ओके, समझ में आ गया? पक्का? तो ध्यान दीजिएगा। अब इसका मतलब क्या है, क्यों लॉन्च किया गया? फॉर इंटीग्रेटिंग फोर एयरफील्ड, फोर एयरफील्ड अक्रॉस कंट्री। इसलिए टू स्ट्रीमलाइन एंड improve ओके एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट। समझ आ गया? पक्का? मैनेजमेंट। और जो फोर इंफॉर्मेशन जोन है, एयरफील्ड के जो इंफॉर्मेशन जोन है वो कौन कौन से हैं? देख लो। फोर फ्लाइट इंफॉर्मेशन जोन, फोर फ्लाइट इंफॉर्मेशन जोन। जो फोर फ्लाइट इंफॉर्मेशन जोन है वो कौन कौन सा है? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता एंड चेन्नई। ओके, और एक सब इंफॉर्मेशन जोन था, कहां पर है? गुवाहाटी में, सब इंफॉर्मेशन। अब इन सभी को मिलाकर एक इंफॉर्मेशन जोन बना दिया जाएगा। ओके, और उसका जो हेड क्वार्टर होगा वो कहां होगा? ध्यान दीजिएगा, हेड क्वार्टर पूछा जा सकता है, नागपुर में होगा। ओके, जो हेड क्वार्टर होगा उसका हेड क्वार्टर कहां होगा? नागपुर में होगा। किस लिए किया गया?
जो एयर एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट है उसको प्रॉपर तरीके से मैनेज किया जा सके और इंफॉर्मेशन को आराम से प्रोवाइड किया जा सके और तालमेल बैठाने की जरूरत नहीं हो। क्यों? क्योंकि अगर एक ही एयरफील्ड जोन होगा तो आराम से सब काम हो सकता है। यहाँ पे क्या था, तालमेल प्रॉपर तरीके से बैठ नहीं पाता था। ओके, प्रॉब्लम क्रिएट होती थी एयर स्पेस को मैनेज करने में। इसलिए इसी को एक साथ करने के लिए, इंटीग्रेट करने के लिए गवर्नमेंट ने मिशन ईशान लॉन्च किया। ओके, तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मिशन ईशान जो है किससे रिलेटेड है। ओके, तो वह वन नेशन वन एयर स्पेस से रिलेटेड है। वन नेशन वन एयर स्पेस से रिलेटेड है। रिसेंटली यूरोपियन स्पेस एजेंसी जो है 12 कंट्री के साथ एक चार्टर साइन किया है। चार्टर क्या है? जीरो डेब्रिज चार्टर। जीरो डेब्रिज चार्टर का मतलब क्या है? बहुत से कंट्री जो है सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हैं, ओके, स्पेस में। अब उस सैटेलाइट जो काम करता है कुछ समय बाद क्या हो जाएगा? सिंपल सी बात है, काम करना बंद कर देगा। 10 साल 15 साल के बाद काम करना बंद कर देगा। और वो सैटेलाइट कहाँ रहता है? फिर उसके बाद वो स्पेस में ही रहता है। तो स्पेस में मलबा जो है, वो जो वेस्ट मटेरियल है वो इकट्ठा होता चला जा रहा है। ओके, वही जो वेस्ट मटेरियल है वो दूसरे नए सैटेलाइट के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। ओके, इसलिए क्या किया जा रहा है कि 2030 तक जितने भी डेब्रीज हैं, जितने भी वेस्ट मटेरियल हैं सैटेलाइट्स के, ओके, उसको वहां से हटाया जाए जिससे कि ह्यूमन एक्टिविटी को कोई प्रॉब्लम ना हो स्पेस से रिलेटेड। इसलिए यूरोपियन स्पेस एजेंसी और 12 कंट्री ने एक जीरो डेब्रिज चार्टर साइन किया है। पक्का बात समझ में आ गई? ओके, तो पूछा जा सकता है कि जीरो डेब्रिज चार्टर किससे रिलेटेड है? ओके, तो वो स्पेस से रिलेटेड है। किसने साइन किया है? यूरोपियन स्पेस एजेंसी और 12 कंट्री ने मिलकर साइन किया। उद्देश्य क्या है? ऑब्जेक्टिव क्या है उसका? ऑब्जेक्टिव है कि 2030 तक जितने भी वेस्ट मटेरियल्स हैं, जितने भी डेब्रिज हैं, उनको वहां से निकाला जाए, उनको जीरो कर दिया जाए, जिससे कि जो ह्यूमन एक्टिविटी है सैटेलाइट से रिलेटेड, स्पेस से रिलेटेड, वो बंद ना हो, प्रॉपर तरीके से चलता रहे। समझ में आ गया? यहाँ पर भी जमीन पे देखते होंगे बहुत ज्यादा कूड़ा कचरा इकट्ठा होता रहता है, वेस्ट मटेरियल इकट्ठा होता रहता है, जो कि बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं पूरे इन्वायरमेंट को लेकर। तो सेम थिंग वो भी प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे इन्वायरमेंट को लेकर, वहाँ स्पेस के इन्वायरमेंट को लेकर। ओके, समझना क्या? पक्का? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। 12 कंट्रीज एंड यूरोपियन यूनियन स्पेस एजेंसी, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, स्पेस एजेंसी साइंड एन एग्रीमेंट, साइंड अ चार्टर। कौन सा चार्टर है? उसका नाम जीरो डेब्रिज चार्टर। चार्टर, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव है, ओके, बाई 2030 डेब्रिज न्यूट्रल बना देना स्पेस को, मतलब डेब्रिज नहीं रहेगा। ओके, डेब्रिज न्यूट्रल बना देना स्पेस को, जिससे क्या हो, जो ह्यूमन एक्टिविटी है स्पेस से रिलेटेड वो सस्टेनेबल रूप से आगे चल सके। समझा क्या? तो कौन कौन किया? 12 कंट्रीज एंड यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने साइन किया जीरो चार्टर डेब्रिज। उसका उद्देश्य यही है, और क्या, जो डेब्रिज है उनको हटा देना 2030 तक। कौन कौन से डेब्रिज होते हैं? जैसे स्पेस क्राफ्ट हुआ, किसी कारण से वो खराब हो गया स्पेस के अंदर, ओके, उसके जो इस पार्ट्स हैं वो स्पेस में ऐसे ही एक जगह से दूसरी जगह उड़ रहे हैं। सैटेलाइट्स है, उसके जो पार्ट्स हैं एक जगह से दूसरी जगह उड़ रहे हैं। तो क्या हो सकता है, जो नया सैटेलाइट लॉन्च हो रहा है उसको टक्कर मार दे, वो डिस्ट्रॉय हो जाए। ये सब प्रॉब्लम से बचने के लिए ये जो जीरो डेब्रिज चार्टर साइन किया गया है, जो कि उसका उद्देश्य है बाई 2030 डेब्रिज न्यूट्रल स्पेस कर देना है। ओके, समझ में आ गया? तो जिससे कि जो ह्यूमन एक्टिविटी है स्पेस से रिलेटेड वो सस्टेनेबल रूप से चल सके, बिना उनमें कोई अवरोध पैदा हुए, वो आराम से चल सके। अभी बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है, फर्स्ट टाइम किसी इंडियंस को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है
77 कैंस फिल्म फेस्टिवल में। हम लोग कैंस फिल्म फेस्टिवल के बारे में बहुत बात कर चुके हैं, पर पहली बार किसी इंडियन एक्ट्रेस को ओके बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है। ओके, इसलिए हमारे लिए यह इंपॉर्टेंट हो जाता है, फर्स्ट टाइम मिला है इसलिए इंपॉर्टेंट होता है। बात समझ में आ रही है? ओके, बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड, फर्स्ट इंडियन वुमेन। बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड एट 77 कैंस फिल्म फेस्टिवल। जो कहाँ ऑर्गेनाइज हुआ था? पेरिस में। ओके, उनका नाम क्या है? अनसुईया अनसुया सेनगुप्ता। किस मूवी के लिए मिला है ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। किस मूवी के लिए मिला है? द सेमलेस। तो पहली बार किसी इंडियन वुमेन को कैंस फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है। उनका नाम क्या है? अनसुया सेनगुप्ता। किस मूवी के लिए मिला है? द सेमलेस मूवी के लिए। वेस्ट बंगाल की है। ओके, इनके लिए मिला। और जो ये मूवी है कौन डायरेक्ट किया है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो इस मूवी के डायरेक्टर हैं, जो डायरेक्टर है उनका नाम क्या है? क्वांटिटीन बोंजावे बोजावे बोजानो क्वांटे क्वांटेटिन बोजानो। उनका नाम क्या है? क्वांटेटिन बोजानो। ये डायरेक्टर हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि पहली इंडियन वुमेन है जो कि 77 कैंस फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है। किस मूवी के लिए मिला है? द सेमलेस मूवी के लिए मिला है। ओके, और जो डायरेक्टर है उनका नाम क्या है? ओके, क्वांटेटिन बोंजानो। तो पूछा जा सकता है। ओके, नेक्स्ट है फर्स्ट वर्ल्ड फुटबॉल डे। हम लोग इसके बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ओके, परंतु 25 मई को पहली बार मनाया गया है, इसलिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, फर्स्ट पहली बार, ध्यान दीजिएगा, जब कोई काम पहली बार होता है तो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। फर्स्ट वर्ल्ड फुटबॉल डे कब मनाया गया? 25 मई को। 25 मई 2024 को पहली बार मनाया गया। अब क्यों प्रश्न आता है 25 को ही क्यों बनाया गया? कि पहली बार लगभग 100 इयर्स बिफोर ओके 25 में 1924 को पेरिस ओलंपिक में पहली बार इंटरनेशनल फुटबॉल मैच खेला गया। पहली बार इंटरनेशनल फुटबॉल में मैच खेला गया, इसलिए उसके 100th एनिवर्सरी जो कि 25 मई 2024 को हुआ, इसीलिए यूनाइटेड नेशन ने 25 मई को क्या अनाउंस किया है कि 25 मई 2024 से हर साल 25 मई को वर्ल्ड फुटबॉल डे मनाया जाएगा। और इसको प्रपोज कौन किया था? लीबियन अम्बेसडर ने, जो यूनाइटेड नेशन में अम्बेसडर है, उन्होंने इसको प्रपोज किया था कि दुनिया में बहुत ज्यादा खेला जाता है फुटबॉल, इसलिए कोई फुटबॉल डे मनाया नहीं जाता इंटरनेशनल लेवल पे। तो कोई एक ऐसा दिन है उसको आप चुनिए जिसपे हम लोग फुटबॉल डे मना सके। तो इसलिए यूनाइटेड नेशन ने 7 मई 2024 को यह डिक्लेयर कर दिया था कि 25 मई 2024 से लेकर हर साल जो है 25 मई को वर्ल्ड फुटबॉल डे मनाया जाए। ओके, तो जो फुटबॉल प्लेयर है उनके लिए बहुत अच्छी बात है और सबके लिए अच्छी बात है। ओके, समझ में आ गया? हा? तो जो 100th एनिवर्सरी है, जब पहली बार फुटबॉल खेला गया था, कब खेला गया था? इंटरनेशनल लेवल पर 25 में 1924 को पेरिस ओलंपिक में खेला गया था।
इसलिए 100th एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए 25 मई से ही वर्ल्ड फुटबॉल डे बनाना शुरू कर दिया जाएगा। हर 25 मई को बनाया जाएगा। पक्का समझ में आ गया? 100%। नेक्स्ट है वर्ल्ड हाईएस्ट ऑब्जर्वेटरी। वर्ल्ड हाईएस्ट ऑब्जर्वेटरी कहाँ बनाया गया, मतलब टेलीस्कोप इंस्टॉल किया गया है वहां पर। दुनिया का सबसे ऊंचा टेलीस्कोप बनाया गया और सबसे ऊंचे प्लेस पर बनाया गया है। दुनिया का सबसे ऊंचे जगह पर बनाने वाला जो टेलीस्कोप है वो कहाँ बनाया गया? अटाकामा डेजर्ट में बनाया गया। कौन बनाया है? यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो ने बनाया। यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो ने बनाया। अब पूछा जा सकता है क्वेश्चन, अटाकामा डेजर्ट तो बहुत सारे कंट्री के अंदर है, ओके, अर्जेंटीना के है, चिली के अंदर है, बोलिविया के अंदर है, बहुत सारे कंट्री के अंदर है। तो किस कंट्री में जो ये ऑब्जर्वेटरी है, जो ये टेलीस्कोप है वो इंस्टॉल किया गया है? यह ऑब्जर्वेटरी जो है वो इंस्टॉल किया गया चिले में। इसका काम क्या है, ये उद्देश्य क्या है इसका? जो वर्ल्ड पूरे यूनिवर्स की मिस्ट्री है उसको रिवील करेगा, उसको बताएगा कि यूनिवर्स के अंदर मिस्ट्री क्या है। ओके, ये पूछा जा सकता है कि दुनिया का जो सबसे ऊंचे जगह पर ऑब्जर्वेटरी सेटअप किया गया वो कहां पर किया गया है? ओके ओके, समझ में आ गया? पक्का इसको ध्यान दीजिएगा, अटाकामा डिजर्ट में सेटअप किया गया। वर्ल्ड हाईएस्ट ऑब्जर्वेटरी, हाईएस्ट ऑब्जर्वेटरी, ओके, हैज बीन बिल्ड। कहां पर? अटाकामा में। अटाकामा कहां? चिले में। समझ में आ गया? पक्का? ओके, किसके द्वारा? ये इंपॉर्टेंट है, बाय यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो द्वारा। और जो इसकी हाइट, किस हाइट पर सेटअप किया गया? 5440 मीटर हाइट पर, लगभग 5.5 किलोमीटर, सी लेवल से लगभग 5.5 किलोमीटर ऊपर। तो 5640 किलोमीटर अबव सी लेवल। तो क्या होगा? 6.5 मीटर ऑप्टिकल इंफ्रारेड टेलीस्कोप सेटअप किया गया है। ऑप्टिकल टेलीस्कोप। अब यही टेलीस्कोप क्या करेगा? पूरे यूनिवर्स में, पूरे यूनिवर्स की जो रहस्यमय चीजें हैं उनको खोजकर बताएगा, इंफॉर्मेशन लेगा, मिस्ट्री को बताएगा यूनिवर्स की। समझ में आ गया? पक्का? इसको नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। अब अटाकामा डिजर्ट के बारे में 2-3 बार हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पिछले लास्ट 2 वीक में, तो इसलिए न्यूज में बार बार आ रहा है। इससे रिलेटेड पूछा जा सकता है कि जो हाईएस्ट डिजर्ट है वो कहाँ पर है? सबसे ऊंचा डिजर्ट कहाँ पर है, कौन सा है? अटाकामा डिजर्ट है। यहाँ पे बारिश बहुत कम होती है। अब इसको हम लोग जब ज्योग्राफी पढ़ेंगे ना उसमें अच्छे से पढ़ेंगे इसके बारे में, अटाकामा डिजर्ट के बारे में। नेक्स्ट है फूड एंड न्यूट्रिशन बोर्ड। अभी जो है मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने फूड एंड न्यूट्रिशन बोर्ड को डिसॉल्व कर दिया, खत्म कर दिया, टाटा बाय बाय कर दिया उसको। ओके, कह रहा कि अब तुम्हारा काम नहीं है, तुम अच्छे से काम नहीं करो, खत्म। ओके, पक्का? फूड एंड न्यूट्रिशन बोर्ड, बोर्ड हैज बीन डिसॉल्व। अब पूछा जा सकता है किस मिनिस्ट्री के द्वारा डिसॉल्व किया गया, खत्म किया गया? तो मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट द्वारा। इनके द्वारा खत्म कर दिया गया। और इसका काम क्या था? जो फूड और न्यूट्रिशन बोर्ड है वो काम क्या करता था? वो टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करता था मिनिस्ट्री को, टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करता था, लॉजिस्टिकल एंड टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करता था। ओके, लॉजिस्टिकल एंड टेक्निकल, ओके, लॉजिकल एंड टेक्निकल सपोर्ट टू
कम्युनिटी न्यूट्रिशन प्रोग्राम, कम्युनिटी न्यूट्रिशन प्रोग्राम। ओके, समझ में आ गया। जब फूड और न्यूट्रिशन बोर्ड बनाया गया, स्टार्टिंग में जब बनाया गया, तो यह मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर नहीं था। यह पहले जो है, सबसे पहले किसके अंदर था? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर। ओके, बाद में 1993 में इसको मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर ले लिया गया। पक्का समझ में आ गया 100%? तो नोट डाउन कर लीजिए, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और उसका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पर है? नई दिल्ली, न्यू दिल्ली, जो इसका हेड क्वार्टर है। ओके, गॉट इट। नेक्स्ट नोट डाउन कर लीजिए इसको, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, आराम से देखिएगा आप लोग। वर्ल्ड फर्स्ट बायोडिग्रेडेबल पेन। ओके, दुनिया का पहला बायोडिग्रेडेबल पेन, मतलब पेन खत्म हो जाने के बाद अगर आप ऐसे ही रख दोगे, ओके, तो अपने आप खत्म हो जाएगा। ओके, उसको बैक्टीरिया, फंजाई, ये सब खाकर खत्म कर देंगे। ओके, उसके लिए मतलब ये वेस्ट मटेरियल नहीं बनेगा। क्या होता है, प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि पूरे एक साल में पूरे वर्ल्ड में 50 मिलियन बॉल पॉइंट पेन जो है फेंका जाता है ऐसे। 50 बिलियन बॉल पॉइंट पेन को हर साल फेंक दिया जाता है। वो किससे बने होते हैं? प्लास्टिक मटेरियल से बने होते हैं, जो कि क्या करते हैं, वो तो बायोडिग्रेडेबल है नहीं, तो इन्वायरमेंट को क्या कर रहे हैं? पॉल्यूट कर रहे हैं। उसी कारण एक सौरभ एच मेहता नाम के आदमी हैं, ओके, उन्होंने क्या बनाया है? दुनिया का पहला वर्ल्ड बायोडिग्रेडेबल पेन बनाया, फर्स्ट जो है वर्ल्ड फर्स्ट बायोडिग्रेडेबल पेन। आराम से अगर ऐसे ही आप खुले में रख दोगे, छोड़ दोगे इसको, ओके, तो अपने आप ये खत्म हो जाएगा कुछ समय बाद। क्यों? क्योंकि वो पेपर से बना होता है, पेपर से बना होता है। ओके, इंक जो होता है, रिफिल जिसको बोलते हैं, उसके अंदर इंक होता है, वो भी जो पेपर से बना होता है। तो ये बायोडिग्रेडेबल अपने आप डिग्रेडेड खत्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इन्वायरमेंट के लिए कितना अच्छा काम कर रहा है। वर्ल्ड फर्स्ट बायोडिग्रेडेबल पेन, ध्यान दीजिएगा, पूछा जा सकता है। पेन पहली बार किसने बनाया है उसके बारे में पूछा जा सकता है, उनका नाम क्या है? सौरभ एच मेहता। और जो पेन है उसका नाम क्या है? नोट पेन। इस पेन का नाम दिया गया है नोट पेन। यह इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हर साल 50 बिलियन पेन जो है ऐसे ही फेंक दिया जाता है यूज होने के बाद। समझना है? ऐसे ही फेंक दिया जाता है। तो क्या कर रहा है वो? बायोडिग्रेडेबल नहीं है, प्लास्टिक से बना हुआ है, जो कि एनवायरमेंट को पॉल्यूट कर रहा है। इसलिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और इस जो पेन है, जो बायोडिग्रेडेबल पेन है, इसमें टॉक्सिक इंक यूज नहीं हो रहा है। ओके, वह इंक जो है हम लोगों का हार्म नहीं करेगा, नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो क्या समझ में आ गया? ओके, ये 100% बायोडिग्रेडेबल है। कौन बनाया है? सौरभ एच मेहता ने बनाया है। नाम क्या है पूछा जा सकता है, नोट पेन, उसका नाम है नोट पेन। लास्ट न्यूज ऑफ द डे है, इन इंडिया रुपी सिस्टम, जो रुपए सिस्टम होता है इंडिया का, इंडियन रुपए सिस्टम, रुपए सिस्टम अभी किस कंट्री को प्रोवाइड किया गया? पूछा जा सकता है किस कंट्री को प्रोवाइड किया गया था अभी। ओके, चार ऑप्शन दे देगा, तो किसको प्रोवाइड किया गया? मालदीव को। तो आपको लगेगा कि नहीं, मालदीव को क्यों दे देगा? क्योंकि मालदीव और इंडिया के बीच थोड़ा टेंशन चल रहा है, मालदीव अपना चेहरा दिखा रहा है। ओके, समझ में आ गया? पर मालदीव को दिया है। अभी जो यूपीआई सिस्टम है, ध्यान देना, यूपीआई इंडिया ने यूपीआई इंटरफेस, जो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है, उसको 7 कंट्री के साथ साइन किया है। 7 कंट्री के साथ अपना यूपीआई जो सिस्टम है वर्ल्ड में बहुत ज्यादा फेमस है, उसको 7 कंट्री के साथ साइन किया है। 7 कंट्री कौन कौन सी है? फ्रांस है, एक तो मालदीव भी हो गया, अब फ्रांस है, सिंगापुर, श्रीलंका, भूटान,
ओके, मॉरिशस और दुबई, तो यूनाइटेड अरब एमिरेट, यूएई, और सातवां कौन है, मालदीव है। तो क्या आएगा, हमारे पास रुपए कार्ड होता है, हम सिंपल से मालदीव गए घूमने, ओके, जो कि जाएंगे नहीं, तो हम जो यहाँ की जो टूरिस्ट है वो जाकर अपना रुपए कार्ड वहां पर यूज कर सकते हैं। समझ में आ गया। और नामीबिया के साथ भी हम लोग अभी यूपीआई सिस्टम जो है वो उसके एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं, अभी उस पर काम चल रहा है बैंक ऑफ नामीबिया के साथ। समझ में आ गया, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, पक्का। अब तो मालदीव का लोकेशन देख लीजिएगा, इंडियन ओशन में है। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। ओके, देख लीजिएगा आप लोग। जाने से पहले अगर आपको पसंद आया हुआ लेक्चर, प्लीज इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। ओके, नहीं तो नोटिफिकेशन मिस कर देंगे आप लोग। ओके, बाय बाय, पढ़ते रहिए। ओके, मेहनत करते रहिए, बहुत जरूरी है, संघर्ष बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर संघर्ष करेंगे तभी सफलता की तरफ आगे बढ़ेंगे। ओके, बिकॉज कंपटीशन ज्यादा है, तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। ओके, मेहनत के साथ साथ थोड़ा एंजॉय करिए।